हो सरस बन में, सरस बन में, आज कोयल बोली रे सरस बन में। तो जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, के नैना कारे है कमालिया के, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे, निसरे मरे सामरे सा निसरे सा नि नी पम पनी नी नी। श्रावण मास घटा घन गरजे, श्रावण मास घटा घन गरजे, पिया परदेस हमारे, बरखारी तुवेरी हमार। तो 300 रुपये मैंने खरीदी थी। अच्छा जी। और उसको रखने के लिए, जो कि उस टाइम उतना पैसा नहीं होता था पास में, तो जो बिमल का झोला आता था वो मैंने कहीं से 5-10 रुपये में खरीदा। उस ढोलक को लेके और मैं इंदौर पहुंचा। अच्छा। वहाँ पे हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए। लग्जरी गाड़ी आई, सब लग्जरी लोग आए, मैं अपने बिमल का झोला लटका के खड़ा था। उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ खड़े हो? मतलब सामने खड़ा हूँ। तो बोले कहाँ? उन्होंने आसपास देखा कि कहाँ पे, तो बोले कि आपकी कुछ पहचान बताओ ना कहाँ पे। मैंने ये मेरे पास ढोलक लटकी। तो उन्होंने पीछे, उन्होंने ढोलक वाले पीछे बैग लटकाते उस टाइप से कोई होगा। मैं अपना बिमल का झोला लटका के खड़ा था। फिर मैंने कपड़े बताया, उन्होंने गाड़ी बताया, मैं पहुंचा हूँ। तो बैठा तो लिया उन लोगों ने गाड़ी में। अब मैंने ऊपर वाले से बोला कि हे भगवान, फंस तो गया हूँ, आज निकाल दे, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूँगा। नमस्कार, एआर ब्रॉडकास्ट के इस बड़े ही प्यारे से सेगमेंट जिसका नाम है सुहानी शाम में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत हार्टिस्ट वेलकम है। आप सभी जानते हैं कि सुहानी शाम ये जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हमने विशेष रूप से सैटरडे नाइट यानी कि शनिवार की शाम को, जब सभी लोग अपने पूरे काम से थके हारे घर पे आते हैं, तो सुरीली म्यूजिक, सुरीले संगीत से आप सब लोगों का इस्तकबाल, आप सब लोगों का अभिवादन करने का एक छोटा सा प्रयास है एआर ब्रॉडकास्ट का। इसी तारतम्य में हमारे बीच में ऐसे क्षेत्रीय संगीत समागम के दो बहुत ही उदयमान, ख्याति प्राप्त और स्थापित कलाकार हैं, जिन्होंने अपने गायन से, अपनी प्रतिभा से न सिर्फ हरदा और हरदा जिले में, किंतु निमाड़, मालवा, नर्मदापुरम और बड़े बड़े शहरों, यहाँ तक कि इंदौर और भोपाल में भी अपनी प्रस्तुति से क्षेत्र को, हमारे पूरे हरदा, हृदय नगरी हरदा के जिले को गौरवान्वित किया है। और एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, मुझे विश्वास है कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने सबने सुना हो, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और हर शादी में जितने भी डीजे बजते हैं, यहाँ भी कहीं म्यूजिक बजता है, उसका एक बहुत ही स्थापित गीत है, उसका नाम है सरसवन में। ऐसे सरसवन को गाने और उनको पूरी तरीके से उसको बनाने वाले दोनों हमारे उदयमान कलाकार आज हमारे बीच में हैं। मैं एआर ब्रॉडकास्ट की ओर से हमारे साथी भाई अंकित जोशी जी और राहुल यादव जी, दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। राहुल यादव जी हमारे बीच में हैं, जो रोल गांव से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और बहुत ही उम्दा, बड़े ही सुरीले कंठ के वो व्यक्ति हैं। माँ भगवती सरस्वती की बड़ी कृपा है उनको, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। राहुल जी, सबसे पहले आप चूंकि एआर ब्रॉडकास्ट में आप हमारे बीच में आए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले ये, चूंकि आप छोटे से एक ग्राम में आपकी पैदाइश वहीं पे हुई है, गांव में हुई, तो ये म्यूजिक कैसे एकदम से पकड़ा गया? कहाँ से आया म्यूजिक? कैसे आपने म्यूजिक की अगर कोई ट्रेनिंग ली है, किसी गुरु के पास सीखा है, वो सभी चीज हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। सबसे पहले तो पिताजी हमारे गाते थे। अच्छा। और अभी भी गाते हैं। अच्छा जी। उनकी ही इच्छा थी
उसके बाद हमारे गुरुजी, उनका कार्यक्रम था मतलब सामरदा में, टिमरनी सामरदा, जहाँ पिताजी वगैरह भी, हमारे गांव का मंडल गया था। अच्छा जी। उनकी गायकी ऐसी लगी कि पिताजी लोगों को कि इन्होंने क्लास लगाना चाहिए। अच्छा, आपके गुरुजी की आप बात करें। हाँ। तो आपके गुरुजी का क्या नाम है? सियाराम जी गौर, सियाराम गौर जी। जी। जो खमलाए रहते थे, अब उनका निज निवास मसन गाँव है। अच्छा जी। और सबसे पहली क्लास रोलगांव ही लगी थी गुरुदेव की। मतलब सियाराम गौर जी की जो पहली क्लास लगी, शुरू की उन्होंने, वो रोलगांव ही लगी रोलगांव थी, और से। उनका सबसे पहला स्टूडेंट भी मैं ही हूँ। अरे क्या बात है। तो ये मतलब गुरु ने सही व्यक्ति का चयन करके उसके अंदर जो पूरे स्वर है, जो 12 स्वर हैं, वो आपको दिए। बहुत बढ़िया। फिर शुरुआत हुई। फिर हाँ जी। परीक्षाएं भी दी इसकी, ये प्रयागराज विश्वविद्यालय जो है। अच्छा, तो आप कितने वर्ष अभी कितने जब वर्ष? मेरी एज थी 9 वर्ष, 9 वर्ष की उम्र में आपने स्कूल में राष्ट्रगीत गा दिया था। अच्छा जी। और आपने कितने साल तक अभी म्यूजिक की मतलब औपचारिक पूरी ट्रेनिंग और उसकी शिक्षा प्राप्त की? 8 से 9 साल तो की थी। 8 से 9 साल। क्या बात है। तो देखिए, अभी आपने जिक्र किया पिताजी का। पिता सबसे पहले गुरु रहे जी। उसके बाद आपने अपने गुरु श्रद्धेय सियाराम गौर जी का भी जिक्र किया। और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप जब भी मंचों पे अपनी प्रस्तुति देते हैं तो निश्चित ही हम सभी गणेश वंदना करते हैं, साथ ही गुरु वंदना भी करते हैं। तो क्यों ना दोनों, पिता जो गुरु के समान है और गुरु जिन्होंने आपको पूरी शिक्षा दीक्षा की, उनको समर्पित एक छोटी सी गुरु वंदना आपके मुखारबिंद से हो जाए, हमारे व्यूअर्स जो है वो भी सुनने के लिए लालायित हैं। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। क्या बात है। देखिए, जब अच्छा कलाकार भजन गाता है और साथ में उसका एक संगतकार साथी बैठा रहे, तो कैसे सहसा हाथों की उंगलियां चलने लग जाती हैं कि सही थाप, ताल और सही तोड़ा में पहुंचते हैं। ऐसे हमारे भाई अंकित जोशी जी हमारे बीच में हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं राहुल यादव और अंकित जोशी जी का, यही वो कॉम्बिनेशन है जो आज की तारीख में हृदय नगरी हरदा के क्षेत्रों में अलग अलग सभी गाँवों में अच्छे अच्छे मंचों पर अपनी प्रस्तुति देकर हमारे क्षेत्रीय संगीत को और ज़्यादा विस्तार दे रहा है, और उसी से दोनों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के म्यूज़िक को, हमारे क्षेत्र के संगीत को अलग अलग, चाहे वो इंदौर में भी मुझे भी खबर है कि पारंपरिक जो गणागोत के महोत्सव होते हैं वो भोपाल में भी होते हैं, वहाँ भी राहुल यादव जी, अंकित जोशी जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है। ऐसे इंदौर भी बुलाया जाता है, खंडवा, खरगोन जो निमाड़ क्षेत्र है जहाँ पे गणागौर बहुत बहुत उत्साह से मनाई जाती है, और जो हमारा बुवाना क्षेत्र है जहाँ पे गणगौर मनाई जाती है। तो ये तो हो गई राहुल यादव जी की बात, और राहुल यादव ने मुझे बताया कि किस तरह से उन्होंने उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर से ही, जिसको कहते हैं कि स्वर जो है वो ईश्वर की देन है, और गुरु में ईश्वर का वास होता है, पिता में ईश्वर का वास होता है, तो उन्हें वहीं से वो ये जो स्वरों का ज्ञान है विरासत में मिल गया, और धीरे 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 उन्होंने मेहनत करके उन स्वरों को पूरी मेहनत से स्वीकार करते हुए अपने कंठ में जो सरस्वती विराजमान की है, उसी का फल है कि आज राहुल यादव जी हरदा क्षेत्रीय संगीत के बड़े स्थापित कलाकार। लेकिन साथ ही इस पूरी मेहनत में जो सबसे ज्यादा उनके साथ रहे, और पूरे मेहनत से इन दोनों ने मिलके एक अपना स्थान ग्रहण किया है, ऐसे अंकित जोशी जी हमारे बीच में, वो एक प्रसिद्ध ढोलक वादक है। लेकिन अंकित जी, मैं ढोलक की बात आपसे करूंगा। आपने ढोलक बजाते हैं, आप दोनों मिलकर आप हारमोनियम पे के साथ करते हैं। अंकित जी, जहां तक मेरी जानकारी है, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो सब टिमरनी से हुई है, और जो हम जितना मैं आपको जानता हूँ, आप एक कबड्डी के उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। आज भी आप एक क्लब के माध्यम से बहुत सारे जो
नवोदित बच्चे हैं उनको पूरी कबड्डी की बारीकियां सिखाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके क्लब के माध्यम से कबड्डी की पूरी बारीकियां समझ के उसका पूरा ज्ञान लेके राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हरदा जिले का, नर्मदापुरम संभाग का और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो खेल से जुड़ा हो, जो रेड के लिए, जो बोनस पॉइंट को, जो डैश के ऊपर है, एकदम से वो कायदे पलटे, झपताल, दीपचंदी में कैसे पहुंच गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको भी, मुझे भी आपको से जानना है और हमारे व्यूअर्स को भी। तो आप इसके बारे में और अपने बारे में, विषय में भी जरूर बताएं। धन्यवाद विक्रांत भैया। सबसे पहले तो एयर ब्रॉडकास्ट ने हमको बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीत में तो एक तरीके से आप भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे आपको देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन यदि आप मेरी व्यक्तिगत बात करें तो स्पोर्ट्स का लगाव तो मुझे शुरू से था। स्कूल में जब मैं पढ़ता था शिशु मंदिर में, हमारे ग्राउंड का टाइम था 6 से 8:30 बजे तक। अच्छा। शाम को गर्ल्स स्कूल में ग्राउंड लगता था, और ठीक 8:30 बजे स्टेशन पे दुर्गा मंदिर है, आज भी वहाँ पे 8:30 बजे आरती होती है। आदरणीय तिवारी जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी हाँ, आज भी करते हैं, और उनका हारमोनियम के स्वर जैसे ही लगते हैं वैसे ही मैं स्टेशन मंदिर पहुंच जाया करता था। मेरी माता राम भी ढोलक बजाती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को पैतृक गुण तो थे। अच्छा। कि संगीत से लगाव था। फिर मैं डेली आरती में जाता था, और हमारे टिमरनी के प्रसिद्ध ढोलक वादक थे जुगल, आपने जुगल भैया का नाम सुना होगा। वो प्रतिदिन वहाँ पे आरती में आते थे और मैं भी जाता था, और मैं उस एक दिन का इंतजार करता था कि जिस दिन जुगल भैया नहीं आए और मुझे ढोलक पे हाथ मारने का मौका मिले। और कभी कभी ऐसा हुआ, और मैंने जैसे तैसे आरती पे ढोलक बजाना शुरू की। तो जो तिवारी जी की, जिन्हें आपने बात की, जब्बू भैया तिवारी, वो मेरी झूठी तारीफ करते थे। इसलिए तारीफ करते थे कि भाई मंदिर में आरती सुन ही नहीं रहे, चाहे कैसी भी ढोलक बजे पर बचे। तो वो मुझे झूठा दिलासा देते कि तुमने बहुत अच्छी ढोलक बजाई। तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि जब्बू से तारीफ कर रहे हैं, मतलब मैं अच्छा सही कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन जाने लगा। धीरे धीरे मैं दुर्गा देवी की आरती से ढोलक सीखा। अच्छा। उसके बाद चूँकि सेंस अच्छा था, सुनना पसंद था, और अच्छे अच्छे कलाकार आप जैसे लोगों को सभी को सुना भी था। तो फिर धीरे धीरे अपने क्षेत्रीय क्लासिकल में राहुल भाई को सुना। तो मेरे मन में आया कि यार ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा। मैंने सुनना शुरू किया। टिमरनी में एक कार्यक्रम हुआ था गणगौर का प्रतियोगिता। अच्छा। वहाँ पे सुहागपुर मंडल से आप प्रस्तुति देने आए थे। सुहागपुर मनिया खेड़ी सुहागपुर। जी हाँ। अच्छा। वहाँ पे मुझे भी ऑफिशियल टीम में रखा गया था। तो वहाँ पे पहली बार संगत हमारी हुई। भाई ने अनाउंसमेंट किया कि एक गाने पे अंकित भाई संगत करेंगे। मैंने की संगत, जैसा मैं उससे बना, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा। वहाँ से हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद फिर जहाँ जब इनका मंडल जाता था हम लोग सुनने जाते थे। एक गाने पे ढोलक बजाना, 2 पे बजाना। फिर एक समय ऐसा आया कि हरदा का एक मंडल बना, उसमें हम दोनों को एक साथ लिया गया। अच्छा। मतलब ओवरऑल 9 दिन के लिए हम दोनों को एक साथ रखा गया। उसमें राहुल भाई थे, एक संदीप राजपूत जी थे, और एक मैं था, और वेंजो पे हम टिमरनी शहर के आबिदा था। हम चारों लोगों की टीम बनी। वो 2-3 साल वो मंडल हम लोगों ने चलाया। फिर उसके बाद फाइनली हम डोलगांव मंडल में सेट हुए, और संगीत में धीरे धीरे आता गया। साइंस का हाँ, ये सच्चाई है कि अगर मैं मेरे गुरु की बात की हूँ तो मैं मेरी दुर्गा माता को अपना गुरु मानता हूँ। इसके अलावा मुझे किसी ने ताल मात्रा के बारे में सिखाया नहीं कि यहाँ पे खाली आती है, यहाँ पे भरा आता है, ये एक ताल है। लेकिन आज की स्थिति में मैं कोई सी भी ताल है वो बजा सकता हूँ, कोई से भी गाने पे ताल बजा सकता हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं अंकित भाई कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि टिमरनी में मध्य प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा सागौन और सबसे बड़ा सागौन का डिपो है। बिल्कुल। लेकिन देखिए ना दर्शक, आप सभी को, जहाँ पे सागौन का सबसे बड़ा डिपो है वहाँ पर हमारे बीच में संगीत का एक बहुत प्यारा सा हीरा जो वहाँ से निकल कर आया। आप सभी लोग टिमरनी गए होंगे, अगर कभी गए हो तो टिमरनी के बस स्टैंड के सामने जो देवी मंदिर है, जैसे ही हम जाते हैं सामने ही देवी जी की प्रतिमा है और हम सबको उनका दर्शन होता है। वहीं से धार्मिक भाव में, धार्मिक माहौल में किस तरह से भगवती का ज्ञान होके तालों का बिना किसी, लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रेनिंग से, मेहनत से आते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी सेंस है, आप उसके प्रति समर्पण भाव रखते हैं, तो ईश्वर आपको ये जो नेमत है म्यूजिक की तराशता है। चाहे वो राहुल यादव जी हो, चाहे वो अंकित जोशी जी हो। अंकित जी, आपने बहुत अच्छी बात की, दुर्गा जी को आप अपना इष्ट मानते हैं और गुरु भी मानते हैं। दोनों साथी कलाकार हैं, किस तरह से आप दोनों का एक जुड़ाव हुआ। तो अब चूंकि दुर्गा माता जी की हमने बात की है
और अगर राहुल यादव जी हैं तो उनसे एक दुर्गा गीत, क्योंकि नवरात्र में आप लोग बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं, तो एक छोटा सा दुर्गा जी की स्तुति रूप में कोई भी एक प्यारा सा जस या एक उनका कोई भी प्यारा जस जो आप नियमित रूप से कहीं भी मंची अपने कार्यक्रमों में गाते हैं, वो हमारे दर्शकों को जरूर सुना राहुल जी। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया माई दोई बिरिया माई दोई सिसिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। आपने बहुत ही प्यारा सा गीत जो जबलपुर के एक बड़े अच्छे गायक राकेश तिवारी जी ने गाया, और मुझे लगता है कि सब जगह कहीं ना कहीं बहुत प्रसिद्ध रहा ये गीत, जैसा आपने सुना भी है और मैंने आपको सुना है। क्योंकि वाद्य यंत्रों की कमी के कारण कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है क्योंकि हम उसी कलेवर में उसी जॉनर में रहते हैं। लेकिन मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एआर ब्रॉडकास्ट का हमारा एक प्रयास है कि आप जैसे जितने भी उदयमान कलाकार हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास है सोशल मीडिया और एआर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप सब लोग और आपके जैसे और भी कलाकार हम नियमित रूप से ये एक सुहानी शाम का हमारा प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों तक पहुंचे, आपकी ख्याति प्राप्त हो और हरदा क्षेत्र के जितने भी स्थापित कलाकार हैं उन सभी को एक रिकॉग्निशन मिले। ये एक प्रयास है यार ब्रॉडकास्ट का, जिसमें आज आप दोनों हमारे बीच में उपस्थित हुए। एक बात और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक समय था हरदा में जब बहुत सारे डीजेस शादियों में बजते हैं, प्रोसेशन निकलता है और उसमें सामान तक अलग अलग गाने बजते थे। मगर आजकल एक गाना बहुत चलता है और वो गाना है सरसवन में। और दर्शकों, आज मुझे ये कहते हुए आपसे बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है कि हम सब ने वो गीत का बहुत आनंद लिया है। कहीं ना कहीं चाहे वो आपके घर में महिला संगीत हो, आपके घर में भजन हो, आपके घर में कीर्तन हो, या आपके घर में सुंदरकांड हो, कुछ भी जो भी म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज हो रही है, आखिरी में अगर आप आनंद में आप थोड़ा सा नृत्य करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो गीत है ये उस आनंद का, उस परम आनंद का पर्याय बन चुका है। और इस गीत को गाने और इस गीत की पूरी परिकल्पना और उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे छोटे भाई अंकित जोशी जी और हमारे प्यारे और छोटे भाई बड़े ही उत्कृष्ट कलाकार राहुल यादव जी को जाता है। तो अंकित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, तो ये मतलब कैसे आ गया? क्योंकि मैं जितना ताल के बारे में समझता हूँ, ये जो रजवाड़ी पैटर्न में आप लोगों ने बजाया है, जिसको हम मटकी भी बोलते हैं, ये पैटर्न रनुबाई का नहीं था। ये पैटर्न जब एक तो पैटर्न भी चेंज हो गया, रिदम का पैटर्न चेंज हो गया ये वाले गीत के आने के बाद, क्योंकि अब जो रनुबाई के गीत आ रहे हैं वो इसी रिदम में आ रहे हैं। पहले जो रिदम हुआ करता था वो गरबा पैटर्न का था। सही है। तो एक तो ये चेंज किया आपने, और दूसरा ये सरसवन का जो एक गाना, क्या आपने दोनों ने सोचा था बनाने के टाइम कि ये जो बनेगा, ये जो लोग सुनेंगे और वो इतना प्रसिद्ध होगा? तो इसके पीछे की जो स्टोरी है, हम तो सब सुन ही रहे हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? क्या थॉट रहा? कैसे आपको समझ में आया कि गीत होना चाहिए, और कैसे आपने गाया और कैसे इतना प्रसिद्ध हो गया? इसके बीच में इसको विस्तार रूप से जरूर बताएं अंकित जी, आप भी और राहुल भाई, आप दोनों जने मिलके जो हमारी पूरी स्टोरी है इसके बीच में वो हम जरूर जानना चाहेंगे। इसकी भैया इस भजन की बहुत शानदार स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ। गणगौर का समय चल रहा था और मेरे घर के सामने भी गणगौर का प्रोग्राम था, और रोलगांव में उस सावे में हमारा मंडल, हमने तय किया कि चूंकि विस्तानी दोनों जगह कार्यक्रम है तो इस बार हम मंडल नहीं चलाएंगे। अच्छा। हम अपने अपने जगह सेवा करेंगे माता जी की। ये बात है जब कोरोना काल स्टार्ट ही हुआ, बस कोरोना मतलब 2020 में पहला कोरोना 2020 में जब कोरोना लगा उसी टाइम पे गणगौर का टाइम चैत्र लगा हुआ, चैत्र लगा, बिल्कुल सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है। 4-5 दिन बीते, 4-5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई की याद भी आई कि चलना चाहिए रोलगांव। अच्छा। हमने तय किया कि मैं बाकी 3-4 दिन आपके वहाँ सेवा करेंगे। अच्छा। क्योंकि छोटी मोटी एंकरिंग भी करता हूँ तो माइक के लिए मंच संचालन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अंकित जोशी जी के और बहुत ही खासियत है कि वो बहुत अच्छे मंच संचालक, और विशेष रूप से क्षेत्रीय जितने भी कला कार्यक्रम होते हैं, अगर अंकित जोशी जी वहां पर हैं
तो चाहे किसी का भी कार्यक्रम हो माइक उन तक पहुंच जाता है और वो फिर पूरी व्यवस्थित तरीके से बड़े ही सम्मान पूर्वक सभी लोगों को क्रमबद्ध तरीके से मंच पे उनका स्वागत करते हैं। तो मैं ये जरूर आप दर्शकों को बता दिया, अब हमको कंटिन्यू करेंगे। मैं रोलगांव पहुंचा तो वहाँ पर चूंकि गनगौर के साथ साथ स्वांग होते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा। 5-10 मिनट की मेमोरी के टाइम जी जी। उसमें एक किसी मंडल ने स्वांग किया था। एक्चुअली ये जो सरस वन जो शब्द है वो धाम का गाना है। अच्छा। आपने धाम जो अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए किसी के शरीर में आते नर्मदा किनारे, आपने सुना होगा। हाँ। तो वो एक उससे रिलेटेड एक सॉन्ग किया था। अच्छा। मंडल ने तो वो धुन सुना, मैंने उसको मोबाइल में रिकॉर्ड किया। मेरे साथ एक लड़का था मेरा मित्र, उसको बोला कि ये इसको रिकॉर्ड करो। हम लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद खाना खाने जाते थे, वहाँ मैंने भाई से चर्चा की कि यार इस पे अपन कुछ कर सकते हैं, ये शब्द अच्छे हैं, आपकी वॉइस अच्छी है, कहीं ना कहीं अपने को इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा। और चूंकि अपना ही मंच है तो अपन यहाँ पे कोशिश करके देखते हैं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो बोले आखिरी दिन अपना मौका रहेगा, आखिरी दिन अपने को यहाँ पे मौका मिलेगा, तो अपन उस दिन कोशिश करते हैं। आखिरी दिन हम वहाँ पहुँचे तो हमारा कोई मंडल वहाँ पे, मतलब जो हमारा पर्सनल मंडल है वो कोई भी नहीं गया था, मैं अकेला गया था। ये वहाँ पे पंकज खंडेरिया का मंडल, वहाँ पे टिमरनी का जो पंकज खंडेरिया उसका मंडल वहाँ पे गया था। उसमें हमारे टिमरनी शहर के एक बेंजो वादक हैं, आप सभी जानते होंगे, आबिद शाह जी, वो उनके साथ संगत करने गए थे। और कोई शायद निमाड़ से कोई ऑक्टोबैट बजाने वाला उनके मंडल में आया था, जिनको हम पहचानते नहीं थे। तो हमारा अनाउंसमेंट हुआ तो उसी टीम को हमने बोला कि आप लोग वहीं बैठो, हमारे साथ संगत करो। हमने 2 भजन पहले हमारे जो रेगुलर भजन है वो गाए। उसके बाद मैंने भाई से बोला, माइक से अनाउंसमेंट हो गया आपकी अंतिम प्रस्तुति है, पीछे जो कि बहुत सारे मंडल थे। तो मैंने बोला कि अपन सरसवन वाला गाना गाते हैं। हमने उसको बना लिया था, हल्का सा अंतरा बना लिया था उसका। तो एक बार स्वर लिए, फिर मन हुआ कि नहीं, बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत अच्छे गेस्ट बैठे हुए थे, आखिरी दिन था। तो बोले नहीं अपन अपना रेगुलर गाना, मैंने कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ना वेंजो वाले के साथ, ना पेड वाले के साथ, ना मेरी, ना इनकी, ना कोरस वाले की। लेकिन भिलट बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि पहली बार ही उस गाने को गाया और इतना शानदार गवा भी गया उस पर। शायद आज हम डबल से वो ऐसा गाने की या बजाने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस वैसा हो पाएगा। हमारे साथ साथ वेंजो वाले ने, ऑक्टोबैट वाले ने, आपने सुना ही है, सभी ने इतना शानदार म्यूजिशियन दिया जिसका आप सभी सुन ही रहे हैं। और साथ में जो हमारे यूट्यूब चैनल वाले थे, हाँ जी, दीपक कुशवाहा जो उनके चैनल चलता, उन्होंने आप तक पहुंचा दिया और हमको छोटा मोटा स्टार बना दिया। ये कहानी है उस गाने की। नहीं लेकिन अगर आप ये सब बातें जैसे आप दोनों ने बताई और राहुल जी आपने बताई और अंकित जी आपने बताई, उसको सुनने के बाद ये सब बातें जो हैं ये नहीं लगती हैं। हाँ। एक कहते हैं कि जब ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहता है तो वो निमित्त के रूप में अलग अलग लोग भेजते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि आबिद शाह जो हरदा क्षेत्र के बड़े ही स्थापित और बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, वेंजो बजाते हैं, तो वो स्वर वो नहीं जानते थे, ना सिटिंग उससे पहले हुई, लेकिन जब ईश्वरी कोई तत्व उसमें आ जाता है, जैसे आपने बोला कि भाई भीलट देव की इतनी पावन धरती पे वो गाने का मतलब समझ लीजिए सृजन हुआ, और वो सृजन के अपन सब निमित्त रहे, राहुल जी, आप, अंकित जी, और निश्चित बात है आबिद शाह जी जिन्होंने वो पेंजो बनाया। तो जो रिकॉर्डिंग एक्चुअली अभी चल रही है, चाहे वो डीजे में चल रही है, वही रिकॉर्डिंग है जो, और उसके बाद गावी उस भजन को कम से कम 2 से 3 हजार बार हमने गा दिया होगा दूसरी जगह। लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी जो बस्ती है वो रोलगांव की ही बस्ती है। अच्छा, इसीलिए वो उसमें आज कोयल बोली रे रोलगांव गांव में इसीलिए बोला गया, क्योंकि उसका सृजन जो है वो रोलगांव में। बिल्कुल, क्योंकि बाद में कभी कभी जो भी अलग, क्योंकि सभी अब तो सब मंडल गाते हैं, क्योंकि उसकी जिस जगह पे होता है उस गांव का नाम ले लेते हैं। इसको लेके एक ये कहानी ये भी है कि अब जो दूसरे कलाकार हैं, चाहे वो लाइट म्यूजिक करने वाले हों वो भी, चाहे वो गीत गजल गाने वाले हो वो भी, चाहे वो क्षेत्रीय म्यूजिक कर रहे हो, उनको भी आग्रह आ रहा है। कहीं कहीं मैंने बड़े ही अच्छे मन से भी लोगों को कहा है कि यार भाई वो गाना तैयार करना है। कभी कभी कुछ कलाकारों को जो बॉलीवुड गा रहे हैं उनको झुंझलाते हुए देखा कि यार भाई ये कौन सी कहानी है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, शायद अंकित को पता होगा। टिमरनी में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहाँ के विधायक जी का कार्यक्रम था वो, और भोपाल से एक बहुत बड़े अच्छे हमारे बड़े आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने सब गाने गाए, सब कुछ कंप्लीट था। किस्मत से वो उसका ऑर्गेनाइज अंकित जोशी जी ने किया था और मैं वहाँ था, और
पूरे लोगों ने सब उनके गाने सुन लिए और बड़े स्थापित कलाकार थे। उनसे किसी ने वहां पे आग्रह कर लिया कि भाई सरस वन गाइए, और वो मेरी तरफ देख के बोले यार भाई मैं सब कुछ गा दिया, ये कौन सी कहानी है। और हुआ ये कि अंकित जोशी जी ने फिर आके मुझसे कहा कि विक्रांत भैया आपको एक गाना गाना है। तो मुझे ये समझ में आया, और अच्छी बात है कि जितने पीछे जो म्यूजिशियन सिंगर्स बैठे थे वो मतलब राष्ट्रीय स्तर के म्यूजिशियंस थे, और उन्होंने जब वो गीत सुना और बजाया उसके बाद, मैं आपको दोनों को जानकारी देना चाहता हूँ, उनका नाम अखिलेश तिवारी जी है। अखिलेश तिवारी जी ने मुझे उसके 4 दिन बाद फोन करके बोला कि भाई मेरे को ये गाने का आग्रह भोपाल में भी हुआ है, और मैंने विक्रांत भाई आपने गा दिया था तो मैंने वो आप मुझे लिरिक्स भेज दो, तो मैंने उनको लिरिक्स भेजी। ये आप दोनों को मैं अभी आज ब्रेक कर रहा हूँ ये बात, और उन्होंने वो वहां गाया, और अब वो उनके संग्रह में भी है, और वो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार है। तो आपको नहीं पता है कि आपकी ख्याति कहाँ तक है, और आपका गीत जो है वो कहाँ तक लोगों तक पहुंचा है। इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं हमारी पूरी एयर ब्रॉडकास्ट की टीम की ओर से। लेकिन अब ये है कि हमने उस गीत के बारे में इतनी सारी बातें की हैं, और वो गीत अगर हमारे स्टूडियो में नहीं होगा तो ये उस गीत का और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो आज राहुल यादव जी भी हैं, अंकित जोशी जी भी हैं, और माहौल जो है वो सुहानी शाम का है। तो क्यों ना राहुल जी आपके बड़े ही प्यारे जो सुरीले कंठ से वो कालजयी गीत हम सभी दर्शकों के लिए हो जाए। थारी करनी नजर से जो मैं सुहावे, नमो मंगला रूप मोगले माले, नमो मंगला रूप मोगले माले। हो हो सरस बन में, सरस बन में आज कोयल बोली रे, सरस बन में, सरस बन में, सरस बन में आज कोयल बोली रे, सरस बन में। हो मैया आज कोयल बोली रे हरदा शहर में, हो मैया आज कोयल बोली रे हरदा शहर में। जमरा ल्यारो बेटो बड़ो चतुर सुजान रे, जमरा ल्यारो बेटो बड़ो चतुर सुजान रे, चतुर सुजान मैया चतुर सुजान रे, जमरा ल्यारो बेटो बड़ो चतुर सुजान रे। ओन कुरे कैरी, ओन कुरे कैरी बालद लीने आयो हो, आज कोयल बोली रे सरस बन में, सरस बन में, सरस बन में आज कोयल बोली रे सरस बन में। क्या बात है राहुल जी, मतलब बिना वाद्य यंत्र के, बिना हारमोनियम के ही जब ये गीत इतना सुरीला लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है राहुल जी अब आप इसको स्वर से नहीं आत्मा से गाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना नाद जो अंदर नाभि से निकल के आता है, अब वो मुझे लगता है कि कण कण रोम रोम में वो गाना पहुंच गया है। कितना सुमधुर, कितना भावपूर्ण और कितनी जिम्मेदारी से गाया गया है ये गीत। और देखिए कभी कभी कहते हैं कि सरस्वती जब गले में बैठती है तो वो 10 साल 15 साल की जो मेहनत का फल है वो आपको 1 दिन 2 दिन और 5 दिन में मिल जाता है। मुझे लगता है पिछले 10 से 15 सालों से राहुल यादव जी को मैं देख रहा हूँ, तब से वो क्षेत्रीय मंच के एक बड़े ही उदयमान और अब आज की तारीख में बड़े स्थापित कलाकार रहे हैं। अंकित जोशी से व्यक्तिगत रूप से बड़े संबंध हैं और छोटे भाई के रूप में ही वो एक बड़े ही उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। साथ ही एक बहुत मानव सेवा का काम वो कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को एक जौहरी के रूप में अच्छे अच्छे कबड्डी के खिलाड़ियों को तराश रहे हैं, उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है करीब करीब, अगर मैं अतिशयोक्ति ना हो तो करीब करीब 40 से 50 बच्चे जो हैं वो आपके ग्राउंड से कबड्डी के माध्यम से नेशनल और
इंटरनेशनल खेल के अलग अलग सरकारी नौकरियों में उनका चयन हुआ है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी मानव सेवा है अंकित जी, वो आप नियमित रूप से कर रहे हैं। अंकित जोशी जी स्वयं एक रेस्टोरेंट के मालिक है, पंडित जी ढाबा का संचालन करते हैं। राहुल यादव जी कृषक हैं, किसान हैं, लेकिन देखिए कृषि करने वाला व्यक्ति, एक रेस्टोरेंट का मालिक, दोनों लोग जब क्लब होके एक समान रूप से एक इम्पोर्टेंट काम करना शुरू करते हैं जिसको हम म्यूजिक बोलते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है राहुल जी, आपसे भी पूछनी है, अंकित भाई आपसे भी पूछनी है। आपका मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों में बैलेंस बना लेते हैं, चाहे वो मंच के जो कलाकार होते हैं, जो मंच का जो तरीका होता है, जो बैठक की गायकी होती है, जो रीजनल गायकी होती है, उसका जो क्षेत्रीय रूप में जो शास्त्रीय का स्वर विन्यास होता है, और जो लोग क्लासिकल सीखते हैं गुरु के माध्यम से, जिसको हम शहर में बोलते हैं, वो थोड़ा सा चेंज होता है। चाहे वो चलत में चेंज होता है, जब तान तराने में थोड़ी सी उनका बजाएगी और गायकी चेंज हो जाती है, और कहीं ना कहीं आगे ना पीछे, क्योंकि हम जानते हैं कलाकारों में एक छोटा सा अहम का भाव भी आता है, तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा आप कमजोर, आप अच्छा मैं कमजोर की भावनाएं चलती रहती हैं, क्षेत्रीय में भी, क्लासिकल में भी, लाइट म्यूजिक में भी, और जो लोग बॉलीवुड भी गाते हैं, जो लोग गीत गजल करते हैं। लेकिन तो राहुल जी, जब आप मंच पर रहते होंगे, और निश्चित ही जो लोग भी रहते हैं, जैसे मैंने आपको अखिलेश तिवारी जी का उदाहरण बना, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जब आप भजन कीर्तन करते हो तो कोई आपसे बोलता होगा भाई ये गजल सुना दीजिए, या बहुत पुराने जो हमारे सब स्थापित और बड़े कलाकार हैं, चाहे वो रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं, इनके कुछ गीत सुना दिए, तो फिर क्या करते हैं, फिर सुनाते हैं क्या, कुछ तैयारी छोटी मोटी कोशिश रहती है, करते हैं? मतलब गजल गायकी की मैं निश्चित बात है, क्योंकि जो आपका पैटर्न है बैठक का, एक्चुअली गजल गायकी के लिए बहुत मुफीद स्टाइल होता है। आप हारमोनियम लगा के गाते हैं, तो मैंने देखा है जगजीत सिंह साहब भी गाते थे हारमोनियम लगा के, पंकज उदास साहब हारमोनियम लगा के गाते हैं, अनूप जलोटा साहब हारमोनियम लगा के गाते हैं, तो ये तो सब सेमी क्लासिकल लाइट वाले हैं। तो क्या आप गाते हैं? लोग आग्रह होता ही होगा, निश्चित ही होता होगा, तो आप गाते हैं? और अगर गाते हैं तो फिर एक एक गजल, एक एक लाइट म्यूजिक का भजन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए राहुल भाई। रफ्ता रफ्ता वो मेरे कश्ती के सांभा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे कश्ती के सांभा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे कश्ती के सांभा हो गए। क्या बात है! तो ये तो हो गई गजल, जो तो ये तो आपने बड़े ही हिंदुस्तान के बड़े ही स्थापित गजल गायक मेहंदी हसन साहब की गजल गाई आपने। और मैं बात जिक्र कर रहा था अनूप जलोटा जी का, उससे पहले अंकित जी को भी वो हरिओम शरण जी ने बहुत अच्छे क्लासिकल बेस्ड लाइट म्यूजिक किया, क्योंकि आप भी जानते हैं रागों का। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ भाई, घर में जब क्लासिकल का रियाज करते हैं तो निश्चित बात है रागों का रियाज करते होंगे, चाहे थाट लगाना है, चाहे सरगम बोलना है, या आपको पता होगा कि ये भी जो गीत गा रहा हूँ ये इसी राग पे बेस्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरह से घर में रियाज होता है? मान लीजिए गाना है, मान लीजिए कोई राग है, उस राग से संबद्ध कोई गीत है, तो किस तरह से आप उसका रियाज करते हैं? रियाज तो भैया हाँ, मतलब टूट ही गया, 8-10 साल हो गए, रियाज बिल्कुल बहुत कम, जहाँ भी प्रोग्राम रहते हैं वहाँ चले जाते हैं डायरेक्ट। ये मेरी कमी है हालांकि। नहीं, लेकिन होता क्या है कि इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले 4-5 साल जो हमने गाड़ी चलाने की जो बारीकियां सीख लेते हैं, उसके बाद तो रात को 12 बजे हमको सिर्फ गाड़ी में चाबी लगाना होता है। तो ये जो एक्चुअली आप जो कहते हैं, निश्चित बात है रियाज होना ही चाहिए, जो आपने बोला भी कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और क्योंकि हम फुल टाइम म्यूजिशियंस नहीं हैं, हमारे और भी
घर परिवार व्यवसाय ये सब भी रहता है, लेकिन चूंकि ईश्वर की देन है, देखो अभी म्यूजिक जो है वो अगर रोलगांव में एक यादव यदुवंशी के घर में पहुंचा है तो ये उस भगवती की कृपा है आप पे। तो अब जब चूंकि आप रियाज पे बैठते हैं, स्वर लगाते हैं, तो आपके अंदर जो आपकी ने 4-5 साल मेहनत की है वो धीरे धीरे आपके कान में अपने आप आने लग जाती है, और अगले 5-10 मिनट में आप तैयार हो जाते हैं, और फिर अगले 1.5-2 घंटे आपको समझ नहीं आता कि आपने ये प्रोग्राम कैसे कर लिया। इसी को ईश्वरी कृपा कहते हैं, जो आपको ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसके पीछे सतत मेहनत जो आपने की है, या कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो किसी भजन के बारे में सोच रहे हैं या किसी राग के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी पसंदीदा राग कौन सी है राहुल भाई, वही बताया तो उसमें अपन आनंद लेते हैं। मेरी पसंदीदा राग वृंदावनी सारंग। क्या बात है, देखिए अभी आपने ऐसी राग के बारे में बोला है, मुझे इतने सारे गीत और इतने सारे जो अच्छे अच्छे वो याद आ गए। तो वृंदावन सारंग के बारे में और उससे संबद्ध एक बहुत ही प्यारा सा भजन हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाएं। नि सारे मरे सा नि सारे सा नि नि प म प नि 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 प नि सा, नि सारे मरे सा नि सारे सा नि नि प म प नि नि प नि सा, प म प नि प म प नि प म रे सा नि सारे मरे सा नि सारे सा नि नि प म प नि नि प नि सा। बरखारी तू बेरी हमारी, बरखारी तू बेरी हमारी, बरखारी तू बेरी हमारी। श्रावण मास घटा घन गरजे, श्रावण मास घटा घन गरजे, पिया परदेस हमारे, बरखारी तू बेरी हमारी, बरखारी तू बेरी हमारी। क्या बात है, देखिए क्या वृंदावनी सारंग के कितने अच्छे स्वर हैं, पूरा कान जो है बहुत सुरीले हो गए अंकित जी, मंत्रमुग्ध है। और निश्चित बात है जब ये 3 ताल में बजता होगा, जैसा कि अंकित जी हमारी कुर्सी पे ही बजा रहे थे, और निश्चित बात है जब एक रिदमिस्ट होता है, जब उसके कान में स्वर चलते रहते हैं तो निश्चित ही वो टाइमिंग जिसको ताल बोलते हैं वो चलने लग जाती है। और आपने वृंदावनी सारंग भी इतनी अच्छी सी बंदिश पहले सरगम गा के और फिर सुनाई। एक बहुत मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट भी है, और चूँकि मैं गीत गजल से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी रहा हूँ, एक अच्छा श्रोता हूँ, मतलब स्वर साधक तो नहीं है लेकिन हम कोशिश में रहते हैं। और राहुल भाई, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो भी आजकल, अब तो मैं सभी क्षेत्रीय कलाकार, चाहे उस्मान मीर साहब हों, चाहे प्रकाश माली जी हों, सभी लोग अपने अपने जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं उसमें बॉलीवुड के लाइट म्यूजिक के गाने गाते हैं। तो आपका कोई पसंदीदा फिल्मी संगीत हो, क्योंकि पुराने जो फिल्मी गीत रहे हैं वो सब मतलब रागों पे आधारित ही रहे हैं, चाहे राग यमन हो, उपाली हो, दरबारी हो, शिवरंजनी है, ये जो फेमस राग्स हैं जिन पे बहुत सारे गीत बने, और भी अलग अलग के राग हैं। अभी आपने वृंदावनी सारंग एक राग बताया, इसका बहुत अच्छा प्रयोग फिल्मी संगीत में हुआ है। तो आपकी कोई ऐसा फेमस बहुत ही पसंदीदा गीत है जो ये गीत आपको बहुत पसंद है, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे और हम भी सुनना चाहेंगे कि जो क्षेत्रीय कलाकार हैं जब वो मंच पे, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ जब मंच पे कलाकार होता है तो सामने बैठी जो ऑडियंस होती है वो अलग अलग तरीके की रहती है। एक ही जगह पे आपको एक जैसे सुनने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो कभी आपको गणागौर के साथ साथ रामदेव बाबा के भजन भी गाना चाहते हैं, जैसे कि मैं वो सेगमेंट पे भी आने वाला हूँ आखिरी में, क्योंकि रामदेव बाबा के भजन जो हैं वो हमारे यहाँ पे उनको मानने वाले लोग भी हैं और
मुझे ऐसा विश्वास भी है कि आप दोनों वो भजन गाते ही होंगे। तो क्यों ना एक छोटा सा फिल्मी संगीत हो जाए। राहुल जी, जो आपका मनपसंद हो, कि मुझे भाई ये भैया ये बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। सामान्यतः तो हम नहीं गाते हैं, लेकिन अगर आग्रह होता है तो फिर सुनाना भी पड़ता है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, जी भर के आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। लग जा गले। देखिए ये जो गीत है ये राग पहाड़ी में है, और मुझे विश्वास है राग पहाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं जो विशेषकर दीप चंदिम बजे हैं, चाहे वो हुस्न पहाड़ों का हो, चाहे इशारों इशारों में हो। और मुझे तो विश्वास है कि जब भी कभी भले गाते ना होंगे, लेकिन हमारे आपके जो मेन संगीतकार हैं आरबी दादा, वो सभी बजाते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी जब स्वरों में करते हैं राग पहाड़ी बजाते होंगे तो यही सब जो गीत हैं वो बजते होंगे। और देखिए कितना स्वर का खेल होता है। एक छोटा सा गीत 5 और 7 स्वरों से मिलने वाला एक राग आपको कितनी दिव्यता प्रदान करता है। हम यहाँ बैठे बैठे पहाड़ों के बीच में से आ रही एक बड़ी ही जिसको बोलते इको भरी आवाज़ की कल्पना कर पाते हैं। और यही एक्चुअली जो है वो म्यूजिक जिसको संगीत बोलते हैं उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो हमारे मन मस्तिष्क को बड़ा ठंडक प्रदान करती है, हमारे अंदर बड़ी शीतलता प्रदान करती है। बहुत सारी बातें अंकित जी और राहुल जी हमने आपसे की और हमारे दर्शकों ने आपके बारे में जाना। एक इम्पोर्टेंट बात है जो हम सभी लोगों से पूछते हैं भी, और चूंकि अब आप भी काफ़ी अनुभवी हैं मंच पर जाने, जो लोग गा रहे हैं और भी लोग क्षेत्र में गा रहे हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, बहुत सारे आपके साथी भी होंगे, ऐसी कौन सी 1-2 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के जो नया आज कलाकार कोई संगत कर रहा है या सीख रहा है, उसको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो म्यूज़िक में मंच का जब कलाकार बने तो उसमें ये रिक्वायरमेंट्स है, ये तो होना ही चाहिए कि भाई वो इस तरह से तैयारी करे ताकि वो आने वाले समय में मंच कला का स्थापित कलाकार बन जाए, उसकी भी प्रसिद्धि प्राप्त हो। ऐसा हमारे व्यूअर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये सुनते हैं तो उसमें अच्छे कलाकार भी होते हैं, कुछ हमारे सीनियर कलाकार भी आपको सुनेंगे, कुछ साथी कलाकार भी आपको सुनेंगे। और निश्चित रूप से म्यूज़िक जो है वो प्रदर्शन के साथ साथ दर्शन का विषय भी है। हम सब लोग व्याख्या और समीक्षाओं में रहते हैं, और जैसा कि हर मैच में कभी जीत नहीं हो सकती, इसलिए कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब हम मंच पर रहते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं कि आज सरस्वती नहीं लग रही है, हम जैसा स्वरों में गाना चाह रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले स्वर से ही अपने को समझ में आता है कि आज जो है वो प्रोग्राम कहीं और ही जाने वाला है, क्योंकि बिल्कुल माहौल बन जाता है। तो बहुत सारे अनुभव होंगे, निश्चित बात है। 10 सालों से हम उस फील्ड में हैं, चाहे वो घना घोर के हैं, चाहे वो मंच के हैं। तो एक तो ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको जीवन में मिला हो कि भाई भैया मैं वहाँ प्रोग्राम में गया और मुझे इस तरीके का जब रिस्पॉन्स मिला तो मुझे लगा कि नहीं भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है। और जो साथ के कलाकार हैं, जो जूनियर्स हैं, जो भी 7th 8th 9th 10th में होंगे, धीरे धीरे म्यूजिक करना शुरू किया होगा या कहीं कहीं आने कुछ, उनको एडवाइस तो ना करें, अपने अनुभव साझा करें कि भाई हमारा ये अनुभव है, इसको भी ध्यान में रख के लोग आगे बढ़ सकते हैं। भैया संगीत की जहाँ तक बात की जाए, बहुत सारे मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चूँकि हम हरदा से लगे हुए हैं, हम लोग आसपास के लोग हैं, और वहाँ अब जो नई जनरेशन आ रही है बहुत सारे लोग रिदम साइड में जा रहे हैं। अच्छा। और अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर मैंने एक चीज़ कहीं ना कहीं कमी देखी है कि वो जितना सिखा रहे हैं बस वहीं तक सीमित हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उसके साथ साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। जितना वो म्यूज़िक सुनेंगे, क्योंकि
पहले जो पुराने गाने भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि इतना अच्छा बज गया है जो जिसकी कल्पना करना अपने लिए परे है। पर यह यदि मान लो अगर हम उसको सुनेंगे बार बार, उसकी कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि कोई सीखा हुआ व्यक्ति है तो जितना उसको गुरु सिखाता वहीं तक, लेकिन यदि उसमें आप एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तभी आपको उस्ताद तक की ख्याति लग सकती है। जैसे बजाने वाले तो बहुत से, मैं भी छोटा मोटा बजाता हूँ, लेकिन यदि उस्ताद लगना, जैसे जाकिर हुसैन साहब थे, तो उनके आगे उस्ताद तभी लगा जब उन्होंने प्रैक्टिकल में कुछ आपने करके दिया। बहुत अच्छी बात करी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संगीत के छोटे छोटे स्वर साधक है। आज उस्ताद जी की बात थी। उस्ताद जी तबले में ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार रहे हैं और वो हमारे धराधाम को छोड़ के ईश्वर के पास चले गए हैं। लेकिन उनके जो कॉन्सर्ट्स हैं, उनकी विधाएं, उनके जो तबले हैं और उस तबले की थाप वो हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी तीनों छोटे छोटे स्वर साधक उनको अपनी श्रद्धांजलि भी प्रेषित करते हैं कि ईश्वर वहाँ भी उनको वैसा ही रखे जैसे वो यहाँ रखे। और मुझे विश्वास होगा कि अगर वो स्वर्ग में होंगे तो वहाँ भी जितने स्वर्ग के लोग होंगे वो उनके आसपास बैठे होंगे और वहाँ पे वो तबले की थाप से उनको भी उसी आनंद का अनुभव करा रहे जैसे हमने उनको सुन के आनंद का अनुभव किया या ईश्वर को पाने का एक जरिया ढूंढा है। और किसी शायर ने कहा है कि हर आजान में सुर बजते हैं, कान्हा वंशी सन सजते हैं और नानक के हर शब्द विराग में सुर की जाति और धर्म नहीं है। जाकिर हुसैन साहब अपने आप में पूरे हिंदुस्तान की जान रहे हैं। एक बार पूरे उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। दोनों हमारे जो आज के कलाकार हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए लेकिन अपने मन में पूरे भाव से संगीत के प्रति समर्पण भाव रखते हुए, जैसा अंकित जी ने कहा कि जो नए कलाकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि जब भी गुरु शिष्य परंपरा का निर्माण हुआ है, आज आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि कहीं कितने ही साल हमने रात बिगाड़ी होगी लोगों को सुनने में, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। मुझे एक बात याद आ रही है। जैसे मैंने बोला कि सुनना चाहिए, उसको लेके मैं जब मैं इंदौर में पढ़ता था तो वहाँ पे सुंदरकांड मंडल में ज्वाइन हुआ। और यहाँ टिमरनी में गुरुवार मंडल चलता था, उन्होंने उनकी ढोलक सेल की थी जो 300 रुपये मैंने खरीदी थी। और उसको रखने के लिए, जो कि उस टाइम उतना पैसा नहीं होता था पास में, तो जो बीमल का झोला आता था वो मैंने कहीं से 5-10 रुपये में खरीदा। उस ढोलक को लेके और मैं इंदौर पहुंचा। वहाँ पे एक रामायण मंडल से मैं जुड़ा, गणेश राजपूत जी, वो आज भी मंडल चलाते हैं। शनिवार, मंगलवार, गुरुवार 3 दिन उनके रामायण के बाटों में उनसे जुड़ा। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उनको अच्छा लगा मेरा बजाना। अब चूंकि बड़े बड़े ग्रुप में आज सबसे दोस्ती रहती है, जैसे आप हरदम में करते हैं, टिमरनी में, रोलगांव, सबकी एक दूसरे से पहचान होती है। तो एक शालिनी तिवारी करके आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो शालिनी तिवारी सुंदरकांड का पाठ करती है, बहुत फेमस है इंदौर में। तो उनका महू में प्रोग्राम था, तो लास्ट टाइम पे उनका ढोलक वाला कैंसिल हो गया। उन्होंने फ़ोन किया गणेश भैया को कि आपके साथ कोई ढोलक जो बजाते हैं वो आज हमारा प्रोग्राम है और हमको की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि आपको शालिनी तिवारी जी है, उनके साथ आज प्रोग्राम करने जाना है। मैंने सही जी हाँ कर दिया। उन्होंने मुझे पेमेंट भी मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा बोला, क्योंकि उनको तो नीड थी, तो मुझे उम्मीद से ज़्यादा पैसा का उन्होंने बोला, तो मेरे मन में थोड़ा सा लालच आया कि चलो चलना चाहिए। उन्होंने एड्रेस दिया, महू नाके पे मैं उनका वेट करा था। लग्जरी गाड़ी आई, सब लग्जरी लोग आए, मैं अपना बीमल का झोला लटका के खड़ा था। उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ खड़े हो, मतलब सामने खड़ा हूँ। तो बोले कहाँ, उन्होंने आसपास देखा कि कहाँ पे, तो बोले कि आपकी कुछ पहचान बताओ ना कहाँ पे। मैंने बोला ये मेरे पास ढोलक लटकी। तो उन्होंने पीछे, उन्होंने ढोलक वाले पीछे बैग लटकाते उस टाइप से कोई होगा, मैं अपना बीमल का झोला लटका के खड़ा था। फिर मैंने कपड़े बताया, उन्होंने गाड़ी बताया, मैं पहुँचा हूँ। तो बैठा तो लिया उन लोगों ने गाड़ी में, आपस में सुसुराट उन्होंने गाड़ी में। आज का प्रोग्राम तो गया, पता नहीं किसको भेज दिया, बीमल का झोला लेके ढोलक लेके आए, क्या हो जाएगा। पहुँचे जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचे, बोले सब अपने रेडी हो जाओ। सब रेडी होने गए, अपन वही अपने कपड़े पे थे, मुँह पे पानी मारा, आ गए। बोले कि जैसे आप कार्यक्रम स्टार्ट करते तो पहले म्यूजिक वगैरह सेट करते हैं, तो दीदी ने बोला कि जाओ साउंड वाउंड चेक कर लो। साउंड वाले ने बढ़िया माइक वाइक लगाए, गिटार वाला भी था, बेंजो वाला, पैड वाला, सभी ने लिया। अपने डर के पूरे होश उड़े हुए मुझे बोला कि आपकी ढोलक, अपने अपनी ढोलक खोली, खाली 2 की ढोलक थी वो, उन्होंने 4 की, उन्होंने 2 जगह कॉम्बिनेशन, ये तो हो जाएगा सेट। अब उन्होंने बोला कि चेक करो क्या
गेन बढ़ाए मीट बढ़ाए, उतना समझते नहीं थे। टन टन की आवाज़ आ गई, अपन ने बोला ओके हो गया। साउंड वाले ने समझा कि डर रहा है बच्चा, उसने उसके हिसाब से साउंड सेट कर दिया। अब मैंने ऊपर वाले से बोला कि हे भगवान, फंस तो गया हूँ, आज निकाल दे, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूँगा। शालिनी दीदी आई, उन्होंने एक मैं बोला कि रिदम बजाओ मिलके, तो रिदम में उन्होंने ऐसा बजाया कि उसमें ढोलक की आवश्यकता नहीं थी। मेरा चलो बचे। फिर जब बारी आई, लेकिन मैंने जब मैं मतलब मेरी बात अब तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि सुनना चाहिए। जब उन्होंने पहला गाना गाया तो वो गाना मैंने इतनी बार सुना हुआ था कि मैंने कट टू कट उस पर ढोलक बजाई, तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आया। दीदी ने एक 100 का नोट है, वो समझ गई थी, क्योंकि बड़ा कलाकार है, समझते हैं कि ये डर रहा है, मेरे चेहरे से भी लग रहा था। उन्होंने एक 100 का नोट लगा के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 100 रुपये दिए, और उस गाने पे मैंने बजाया। फिर एक और गाना ऐसा सुना, कंटिन्यू बजाया। 2 गाने के बाद फिर बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। फिर जब तक मैं इंदौर में रहा, मैंने उनके साथ कंटिन्यू प्रोग्राम किए। उन्होंने मुझे अगले दिन ही एक शानदार ढोलक गिफ्ट करी, बैग गिफ्ट किया, कपड़े गिफ्ट किए। तो यदि मेरे को उस दिन मैं सुना हुआ नहीं होता तो शायद वो मेरा आखिरी प्रोग्राम होता, लेकिन अच्छा सुना था, उस गाने का रियाज हुआ था, तो मैं अपने मुकाम तक पहुंचा था। इसलिए मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने तो आप अच्छा करेंगे। हाँ, मतलब जो गाने मैं भी आपसे इसके पहले चर्चा कर रहा था, कुछ गाने जब सोशल मीडिया पे आते हैं, राहुल का मैंने 2 प्रोग्राम देखे, तो मैंने भी 1-2 गाने इंस्पिरेशन में, नॉर्मली हम सुनते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे भजन गाने आते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में से मिस हो जाते हैं। लेकिन कभी हम जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं और किसी कलाकार को देखते हैं और सुनते हैं उसके, तो हमको लगता है कि यार ये एक ऐसा गीत है जिसको आप भी गा सकते हैं, गा सकते हैं। और निश्चित बात है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है हमको स्टेजों पे। हम क्योंकि आप चूंकि मंडल गायकी में तो मुझे ऐसा पता है कि पैटर्न जो रहता है वो 4 घंटे में 4 बंडल रहते हैं, 1 घंटे का सबको टाइम रहता है। तो आप तो गाते ही गाते हैं, आप 3 मंडलों को सुनते भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो 3 घंटे होते हैं वो आपके रियाज के और सुनने के होते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं या कहाँ कौन सी कोई अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक पैटर्न है, 4 लोग इकट्ठा, एक समागम जिसको बोलते हैं, संगीत समागम। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों के साथ मिलके जब आप म्यूजिक को लेके, मुझे लगता है म्यूजिक की बात करना भी म्यूजिक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी जैसे आज हमारे पास अभी कोई साजबाज नहीं है, आप हारमोनियम बजाते हैं, अंकित जी ढोलक बजाते हैं, और हम यही बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास साज नहीं है। लेकिन ये भी संभव है कि जब कुछ भी ना हो तब भी हम अपने स्वरों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया। आखिरी में बस इतना ही, राहुल भाई, एक बहुत प्यारा सा अपने मन पसंदीदा भजन, विशेषकर अगर राधा कृष्ण का भजन आप गा सकें तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। और ये दोनों जो साथी हैं, ये नियमित रूप से क्षेत्रीय मंच कलाकार के बड़े ही अच्छे और स्थापित कलाकार है। एआर ब्रॉडकास्ट का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि ऐसे जो युवा साथी हैं, जो स्पेशली हृदय नगरी हरदा जिले के आसपास में हैं, जो अपने गुणों के माध्यम से लोगों के हृदय में अपना घर बना चुके हैं, आप सब लोगों तक उनको पहुंचाया जाए, उनकी ख्याति बढ़े और वो और आगे तक बढ़े, और उनके माध्यम से, दोनों के माध्यम से हृदय नगरी हरदा भी गौरवान्वित हो। क्योंकि ये लोग जब इंदौर भोपाल जाते हैं और वहाँ जाके जब हम बोलते हैं कि हम हृदय नगरी हरदा से हैं, तो ये हमारे लिए भी गौरव का विषय। आइए अंत में एक प्यारा सा राधा कृष्ण का भजन सुनेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी। तो जादू करी गयो यशोमती को ये लाल, जादू करी गयो यशोमती को ये लाल, के नैना कारे हैं कमालिया के, नैना कारे हैं कमाली, जादू करी गयो, जादू करी गयो यशोमती को ये लाली, जादू करी गयो यशोमती को ये लाली, के नैना कारे है कमाली, के नैना कारे है कमाली, जादू करी गयो यशोमती को ये लाली, जादू करी गयो। तो ये थे क्षेत्रीय संगीत के बड़े ही उत्कृष्ट कलाकार और सरसवन के दोनों वो रिस्पॉन्सिबल लोग, जिनके कारण हमने इतना प्यारा गीत
और हम सभी उनको गुनगुनाते हैं। सरसवन के गायक कलाकार भाई राहुल यादव जी, उसकी म्यूजिक डायरेक्टर और साथ में संगत करने वाले हमारे बहुत ही उत्कृष्ट ढोलक वादक अंकित जोशी जी। एक बार पुनः आप सभी व्यूअर्स को ये बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व है कि AR ब्रॉडकास्ट की हमेशा से प्रयास है कि जितने भी क्षेत्रीय विधाओं में और जो हरदा नगरी के आसपास के जितने भी अच्छे स्थापित कलाकार हैं उनको आप तक स्टूडियो में लाकर उनसे परिचय प्राप्त कर आप तक उनको पहुंचाना है, ताकि उनकी ख्याति बढ़े और वो भी अलग अलग स्टेजों पे जाके हरदा का नाम गौरवान्वित करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसकी व्यूज, इसकी रिस्पॉन्स, आप अपने सजेशंस हमारे लिंक पे ज़रूर सेंड करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम पुनः अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, अलग अलग नए कलाकारों के साथ हम मिलते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम को सुहानी बनाने के लिए भाई राहुल यादव जी, भाई अंकित जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।